हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है परमाणु संरचना। चैप्टर 1, 2 और 3 के वीडियोज़ हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। सारे हाईलाइटेड पॉइंट जो है मैंने उनमें एक्सप्लेन कर रखे हैं। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपको ये बात बता दूं कि पिछले अध्याय के अंदर जो परमाणु और अणु वाला चैप्टर था, उसके अंदर हमने जो है परमाणु और अणु की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में अध्ययन किया था कि परमाणु क्या होते हैं, अणु होते क्या हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु की संरचना के बारे में कि परमाणु के अंदर और क्या क्या होता है। परमाणु का जो सबसे पहले जो आपको पता है परमाणु सिद्धांत दिया था वो डाल्टन ने दिया था। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु वो छोटे से छोटा कण होता है जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये पाया कि परमाणु के अंदर भी बहुत सारे अपरमाणु कण और पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले अपरमाणु की जो खोज हुई थी अपरमाणु कण की, वो कौन सा था? इलेक्ट्रॉन। उसके बाद प्रोटॉन की खोज हुई, उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई। ये सारे के सारे कैसे हैं? तो इससे ये पता चल गया कि जो डाल्टन ने बताया था कि परमाणु सबसे छोटा अविभाज्य कण होता है, ये बात बिल्कुल गलत साबित हो गई कि परमाणु से भी छोटे कण परमाणु के अंदर मौजूद होते हैं, वो भी होते हैं। आपको इनके जो वैज्ञानिकों के नाम जरूर याद रखने हैं कि इनकी खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने की थी। अब आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं हमारा। तो सबसे पहले है कि एक इलेक्ट्रॉन नाम का अपरमाणु कण होता है, जिसका पता सबसे पहले जो है थॉमसन ने लगाया। गोल्डस्टीन ने जो 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसका उन्होंने नाम दिया केनाल किरणें। बहुत से एग्जाम्स में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि केनाल किरणों की खोज किसने की, या केनाल किरणों की प्रकृति कैसी होती है। तो केनाल किरणें जो है धनावेशित किरणें होती हैं, जिसकी खोज जो है गोल्डस्टीन ने की थी। और गोल्डस्टीन ने इन्हीं केनाल किरणों की मदद से दूसरे अपरमाणु कणों की खोज की, और दूसरे अपरमाणु कणों की खोज करके उसका नाम क्या दिया था उन्होंने? उसका नाम उन्होंने प्रोटॉन दिया। तो प्रोटॉन के बारे में जो है प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। लेकिन प्रोटॉन में जो होता है वो धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन में जो है वो ऋणावेश होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन उन दोनों के जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है वो हमेशा क्या रहते हैं? बराबर। इन्होंने बताया जा कि कणों का जो आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन विपरीत प्रकृति का होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर जो कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। लेकिन दोनों के ऊपर रहता बराबर है, इसीलिए तो जो है परमाणु स्थायी होता है। और इसका जो द्रव्यमान है प्रोटॉन का, वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना जो है वो ज़्यादा था। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 2000 से गुना से भी ज़्यादा अधिक है। अब हम लोग देखते हैं परमाणु की संरचना के बारे में। परमाणु की संरचना के बारे में सबसे पहला जो मॉडल तैयार किया था वो किया था जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया था? जे थॉमसन के जो परमाणु मॉडल है उसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। और उन्होंने अपने मॉडल में ये बताया था कि परमाणु जो है एक धनावेशित गोला होता है, और उस गोले के अंदर जो जैसा मान लो एक केक होता है क्रिसमस का, और उस केक के अंदर जिस प्रकार से ड्राई फ्रूट बिखरे होते हैं, उसी प्रकार एक धनावेशित गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो बिखरे हुए होते हैं। लेकिन जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और धनावेश और ऋणावेश का, वो हमेशा क्या रहता है? बराबर। ये जो है जे थॉमसन ने बताया था। सबसे पहले परमाणु मॉडल की बात करें तो आप ध्यान रखोगे जे थॉमसन ने दिया था, और इनके अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे यानी कि ड्राई फ्रूट की तरह होते हैं। या फिर आप तरबूज का उदाहरण ले सकते हो। तरबूज के अंदर जो बिखरे हुए बीज होते हैं वो बीजों की तरह जो है वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और उसके बाद थॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु जो है धन आवेशित गोले का बना होता है, और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे हुए रहते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में हमेशा समान होते हैं, इसलिए परमाणु हमेशा क्या रहता है? उदासीन रहता है स्थिर वैद्युतिक रूप से। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखोगे। सबसे पहला जो मॉडल दिया था परमाणु की संरचना के बारे में जे थॉमसन ने दिया था। थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। और उन्होंने ये कहा था कि जिस प्रकार केक के अंदर जो है वो ड्राई फ्रूट बिखरे होते हैं, उसी प्रकार जो है परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होते हैं। और परमाणु जो है वो एक धनावेशित होता है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित होते हैं। दोनों का आवेश बराबर होता है, तो विद्युतीय रूप से जो है वो परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। उसके बाद जो अगला सिद्धांत दिया था, अगला मॉडल दिया था, वो किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल के लिए कौन सा प्रयोग किया था? कि रदरफोर्ड ने जो है एक सोने की पन्नी ली थी, और सोने की पन्नी बहुत ही पतली पन्नी ली थी, जिसका मोटाई लगभग कितनी थी? 1000 सोने के परमाणुओं के बराबर। इसके ऊपर उन्होंने जो है एक अल्फा कणों की बौछार कराई। अल्फा कण जो है वो हीलियम के द्विआवेशित धनावेशित कण होते हैं।
इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया, और सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वो जो है पतली परत चाहते थे, और सबसे पतला जो है सोने को अपन पतली चादर में बना सकते हैं। और अल्फा कणों की बौछार करवाए अल्फा कण जो है द्विआवेशित हीलियम के कण होते हैं, और इनकी प्रकृति कैसी होती है, धनावेशित होती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखें। केनाल किरणों की प्रकृति भी धनावेशित होती है, और हमारे जो द्विआवेशित हीलियम के कण होते हैं जिनको हम लोग अल्फा कण कहते हैं, इनकी प्रकृति भी कैसी होती है, धनावेशित। तो रदरफोर्ड ने जो है सोने की पतली पन्नी के ऊपर जो है इनकी अल्फा कणों की बौछार करवाई, और इस प्रकार उन्होंने जो है अपना निष्कर्ष निकाला कि किस प्रकार से जो है सोने की पन्नी पर उन्होंने जो है प्रयोग किया। और उसके बाद उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, क्या परिणाम निकाला। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण जो है पन्नी से सीधे निकल गए। दूसरा उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कुछ अल्फा कण जो अपने पन्नी के द्वारा बहुत छोटे से कोण से विक्षेपित हुए। और आश्चर्यजनक रूप से तीसरा उन्होंने ये बताया कि 12,000 कणों में से एक कण जो है वापस आ गया। यानी कि आप इस जो है डायग्राम से समझ सकते हो, बहुत सारे जो थे कण तो सीधे निकल गए, कुछ कण जो है वो थोड़े से विक्षेपित हुए, जो आप यहाँ से देख सकते हो इस प्रकार से थोड़े से यूँ विक्षेपित हो गए। और 12,000 में से एक अल्फा कण ऐसा भी था जो लौट के पुनः अपने मार्ग में वापस आ गया। इससे उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जो अल्फा कण जो धनावेशित होते हैं, और ये किसी न किसी धनावेश से टकराए होंगे तभी तो वापस आते हैं, कि समान आवेश होता है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करता है। तो समान आवेश होने के कारण जो है ये टकरा के वापस आया। तो उन्होंने ये क्या बताया था, इसके बाद उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने ये परिणाम बताया था कि परमाणु के भीतर अधिकतर भाग तो खाली होता है, जिससे जो है वो, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण जो है बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल गए। उसके बाद उन्होंने बताया कि बहुत कम अपने मार्ग में विक्षेपित होते हैं। इसे ये ज्ञात होता है कि परमाणु के अंदर धनावेश जो है बहुत कम होता है। जिस प्रकार से गणाए तो सारे के सारे कण तो आर पार निकल गए, लेकिन बहुत कम कण जो होते हैं वो अपने जो रास्ते से विक्षेपित होते हैं। और बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित होते हैं, यानी कि यहाँ से गए और वापस इधर से आ गए। तो जिससे ये संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग द्रव्यमान जो है परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। और प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से लगभग 10 की घात 5 गुना छोटी होती है। अब आप सुन लो कि बहुत से कण जो है सीधे चले गए, तो इसका मतलब उन्होंने बताया कि परमाणु पूरा का पूरा लगभग खाली होता है। फिर कुछ कण जो है विक्षेपित हो गए अपने मार्ग से, उन्होंने बताया कि बहुत कम भाग में जो है धनावेश होता है। और फिर एक कण, जब 12,000 कण में से एक कण वापस आए, उन्होंने बताया कि नाभिक के अंदर जो है वो बहुत ही छोटा सा धनावेश होता है। और नाभिक की त्रिज्या इन्होंने बताई वो कितनी होती है, 10 की घात 5 गुना छोटी होती है परमाणु की त्रिज्या से। तो अगर मानो आप 10 की घात -10 जो है परमाणु की त्रिज्या होती है इतनी मीटर, तो परमाणु नाभिक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 की घात -15 मीटर नाभिक की त्रिज्या होती है। 10 की घात 5 गुना जो है वो, यानी कि 1,00,000 गुना परमाणु जो है, परमाणु से नाभिक छोटा होता है। परमाणु रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक के मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित इसी परमाणु के बाद जो सोने की पन्नी वाला जो एक्सपेरिमेंट था, इसी के बाद इन्होंने जो है वो परमाणु का नाभिक के मॉडल प्रस्तुत किया। और नाभिक के मॉडल में उन्होंने क्या बताया कि परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है। परमाणु का जो केंद्र है वो धन आवेशित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो पूरा का पूरा जो वेट है वो कहाँ पे होता है, वो नाभिक के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, और नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। कितना कम होता है हमने देख लिया, 10 की घात 5 गुना कम होता है। यानी कि इन्होंने जो रदरफोर्ड ने जो नाभिक के मॉडल प्रस्तुत किया था अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के बाद, तो उन्होंने बताया था कि परमाणु के जो बीच में छोटा सा जो है एक धनावेशित भाग होता है, जहाँ पर पूरे परमाणु का द्रव्यमान वहीं पर होता है। और जो नाभिक का जो आकार है वो परमाणु के आकार की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। और जो परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ जो वो चक्कर लगाते हैं, लेकिन किस पथ में, वृत्ताकार पथ में। और इसी के बाद जो है आगे जाके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां पाई गई। कमी क्या थी कि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, लेकिन अगर कोई भी कण किसी के चारों तरफ जो है वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा तो उसकी धीरे धीरे उसकी ऊर्जा में कमी होगी। और जब उसकी ऊर्जा में कमी होगी तो वो धीरे धीरे जो है वो नाभिक की तरफ आकर्षित हो जाएगा, और वो नाभिक से टकरा जाएगा, धनावेश से टकरा जाएगा, और इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। और इससे जो है परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, परमाणु तो स्थायी होता है, परमाणु अस्थायी होता ही नहीं है।
इसे जो है वो हम कहते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की ये कमी थी कि उन्होंने कहा था कि वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, अगर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन तो उसकी ऊर्जा में कमी होगी, ऊर्जा में कमी होगी तो धीरे धीरे वो जो है नाभिक के नज़दीक आएगा और अंततः वो नाभिक से टकरा जाएगा, और ऐसी स्थिति में जो परमाणु है वो अस्थायी हो जाएगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि परमाणु तो स्थायी होता है। इसलिए जो है इस कमी को दूर करने के लिए अगला सिद्धांत दिया था, परमाणु मॉडल दिया था किसने? बोर ने। बोर ने कहा था कि रदरफोर्ड ये तो सही बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन वृत्ताकार पथ में चक्कर नहीं लगाते। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही वृत्ताकार पथ में चक्कर नहीं लगाते, एक विविध कक्षा के अंदर चक्कर लगाते हैं, और जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन की कक्षा कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा के अंदर चक्कर लगाते हैं तो उन ऊर्जा जो है हानि नहीं होती या उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, ये बोर ने बताया था। और बोर ने यह भी बताया था कि जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं इनको ऊर्जा स्तर कहते हैं, और इन्होंने ऊर्जा स्तर के नाम दिए थे कि पहला ऊर्जा स्तर के एल एम एन, ये बता सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज। 1932 में जेम्स चैडविक नाम के एक वैज्ञानिक ने जो है एक अवपरमाणु कण खोज निकाला जो अनावेशित था और द्रव्यमान में जो प्रोटॉन के बराबर था, और इसका नाम क्या दिया? न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक ने जो है 1932 के अंदर न्यूट्रॉन की खोज की। इसका नाम न्यूट्रॉन इसलिए रखा क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, इसके कारण इसलिए इसका नाम जो है न्यूट्रॉन रख दिया। और इसका द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, इसलिए इसका पीछे जो है न्यूट्रल की जगह न्यूट्रॉन कर दिया, प्रोटॉन का जगह। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है और इसका आवेश जो है वो कुछ भी नहीं होता, यानी कि ये उदासीन होता है। हाइड्रोजन को छोड़ के सभी परमाणु के नाभिक में जो है सामान्यतः न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग द्वारा प्रकटित किया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन के साथ नाभिक में पाए जाते हैं। और हाइड्रोजन में क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, उसमें न्यूट्रॉन जो है वो 0 होते हैं, न्यूट्रॉन होते ही नहीं है हाइड्रोजन के अंदर, इसलिए जो हाइड्रोजन का हम जो न्यूट्रॉन नहीं लिखते। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है कक्षाओं के अंदर किस प्रकार रहते हैं भाई? ऐसे थोड़ी ना कि एक के अंदर 5 पड़े हैं, एक के अंदर 4 पड़े हैं, एक के अंदर 3 पड़े हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं के अंदर किस प्रकार से वितरित रहेंगे, इसके बारे में सबसे पहले जो नियम बताया था वो किसने बताया था? बोर और बरी ने। नील्स बोर और बरी ने मिलकर एक जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं, किस प्रकार के उनका जो है उनका वितरण होता है परमाणु के अंदर। तो इन नियमों के अनुसार उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि किसी कक्षा के अंदर उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र जो होता है 2n² से दर्शाया जाता है। यानी कि इन्होंने जो ऊर्जा स्तर बताए थे के एल एम एन, इन ऊर्जा स्तरों में जो अधिकतम जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 2n² हो सकती है। यानी कि n की वैल्यू k के लिए 1 है, 2 के l के लिए 2 है, m के लिए 3 है, n के लिए 4 है। यानी कि जो k स्तर है, k ऊर्जा का स्तर है, इसके अंदर कितने परमाणु रहेंगे या कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो आप n की जगह 1 रख के आप स्कोर करोगे तो 1 का स्कोर 1 होता है। तो पहली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 रहेंगे। दूसरी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे, तीसरी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे, और चौथी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 32 हो जाएंगे। ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो बोर और बरी ने जो है सिद्धांत दिया था कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार होगा, और उसके बाद उन्होंने बताया था कि जो कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वितरण है उसका सूत्र होता है 2n², और n होता है कक्षा का नाम। तो कक्षा का नाम जो है k बराबर l, k जो है 1 पहली कक्षा होती है, l दूसरी कक्षा होती है, m तीसरी कक्षा होती है, और n चौथी कक्षा होती है। तो कभी पूछ ले कि n कक्षा के अंदर जो है कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं, तो n कक्षा के अंदर n 4 कक्षा होती है, तो आप 2n² फॉर्मूला लगा सकते हो। n की पावर 4 करो, n की पावर 2 करोगे, यानी कि n का 4 करके 2 करोगे तो 4 की पावर 2 कितनी होगी? 16, और 16 × 2 32 इसका आंसर हो जाएगा। तो चौथी कक्षा के अंदर कितने परमाणु होते हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद दूसरा नियम इन्होंने ये बताया था कि सबसे बाहरी जो कोश है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। यहाँ पे देखो, सबसे जो बाहरी इलेक्ट्रॉन का जो कोश है, बाहरी कोश, इसमें अधिकतम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते आप, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। और शुरुआत वाला जो कोश है, शुरुआत की जो पहली कक्षा है, पहला कोश है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे।
और तीसरा इन्होंने परमाणु का जो सिद्धांत दिया था वो ये था कि किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाली कक्षा पूरी तरीके से भर नहीं जाती। यानी कि कोई भी परमाणु, आप यहाँ समझ सकते हो कि मान लो किसी परमाणु की संख्या 10 है, तो सबसे पहले वाली कक्षा के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जब तक ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं भरेंगे अगले में हम लोग नहीं भरेंगे। फिर अगले वाले में कितने भरेंगे, तो अगले में अधिकतम 8 भरेंगे। तो 8 भरेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे, तो ऐसे हो जाएंगे। अगर किसी के 11 होंगे तो यहाँ हम 7 और पीछे 3 नहीं कर सकते, पहले यहाँ पे 8 पूरे करेंगे, 8 और 2 10 हो जाएंगे, और एक जो है तीसरी कक्षा में करेंगे या तीसरे कोष के अंदर हम जो है तीसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे दोस्तों। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। जो कक्षाओं के अंदर जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है उनकी जो सूत्र है वो क्या है, 2n² है। यानी कि कक्षा के नाम जो के, जे, के, एल, एम, एन है, उनके जो है नाम पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, और उसका सूत्र क्या होता है, 2n²। और इन्होंने एक और नियम दिया था कि जब तक पहली कक्षा पूरी तरीके से नहीं भरी जाएगी तब तक दूसरी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे। अगला है संयोजकता। पिछले चैप्टर के अंदर भी हमने जो है संयोजकता के बारे में ये पढ़ा था कि संयोजकता का मतलब होता है संयोजन करने की क्षमता। यानी कोई भी तत्व दूसरे तत्वों से मिलने के लिए वो कितने तत्वों को या दूसरे तत्वों के कितने परमाणु को जो है अपने साथ जोड़ सकता है, उसको हम संयोजकता कहेंगे। तो किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी परमाणु की बाहरी कक्षा के अंदर, जैसे मान लो ये परमाणु है, ये परमाणु आपको दिख रहा है, इसकी बाहरी कक्षा के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी संयोजकता के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। जिन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन में 8 भरे रहते हैं, वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते। यानी कि जिनका अष्टक कंप्लीट होता है, यानी कि जो 8 इलेक्ट्रॉन वाला का जो कोष है उसको हम लोग अष्टक कहते हैं। और सारे के सारे परमाणु आवेशित होते हैं, या फिर सभी जो परमाणु होते हैं वो हमेशा अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करते हैं। और जिसका अष्टक ऑलरेडी पूरा होता है, जिसके परमाणु की बाहरी कोष के अंदर 8 के 8 जो है पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, जिनको हम लोग अक्रिय गैसें भी कहते हैं। और अक्रिय गैसें हम लोग याद करते हैं, हीलियम है, नियम है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, ये सारी कैसी हैं, अक्रिय गैसें हैं। ऑर्गन हो गई। अक्रिय तत्वों में हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अन्य के अंत में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई हीलियम के अंदर सिर्फ 2 ही परमाणु होते हैं, तो 2 परमाणु से उसका अष्टक पूरा हो जाता है। बाकी वालों के सबके जो बाह्यतम कोश है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उसी तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है। यानी कि किसी तत्व की संयोजकता हम क्या समझेंगे कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन के अष्टक को पूरा करना है, उसके लिए जो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का वो स्थानांतरण कर रहा है, उसी की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, संयोजकता कहेंगे। यहाँ पर आपके लिए संयोजकता लिखी हुई है, हाइड्रोजन की 1 होती है, हीलियम की 0 होती है, क्योंकि हीलियम अक्रिय गैस है, हीलियम का अष्टक पूरा रहता है। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो। परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो परमाणु संख्या क्या होती है, तो एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। कि जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या ही उसी को कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या कोई क्या कहता है, परमाणु संख्या। और अगला होता है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या कहेंगे। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। और उसको लिखते कैसे हैं, तो इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे आपको कार्बन का लिखना है तो कार्बन का प्रतीक लिखोगे, नीचे कार्बन की जो है प्रतीक का जो है वो परमाणु संख्या लिखोगे, और ऊपर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान लिखोगे, ऐसे C612 इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले नीचे जो है परमाणु संख्या लिखते हैं, ऊपर द्रव्यमान संख्या लिखते हैं, और बीच में जो उसका प्रतीक लगाते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा है समस्थानिक क्या होते हैं। तो समस्थानिक मतलब एक ही स्थान पर, यानी कि ऐसे परमाणु या फिर ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, यानी कि उनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। यानी कि न्यूट्रॉन अलग होते हैं, परमाणु बराबर होंगे तो अलग कौन होगा, न्यूट्रॉन, तभी तो परमाणु द्रव्यमान अलग होगा।
तो ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है और उनका परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, या फिर प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती एक ही तत्व की, उसे हम लोग समस्थानिक कहेंगे। और कुछ समस्थानिक आपको याद रखने हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक हाइड्रोजन का जिसका एक का द्रव्यमान 1 होता है, एक का 2 होता है, एक का 3 होता है। जिसका द्रव्यमान 1 होता है उसको हम प्रोटियम कहते हैं, जिसका द्रव्यमान 2 होता है उसको हम ड्यूटेरियम कहते हैं, और जिसका 3 होता है उसको हम लोग ट्राइटियम कहते हैं। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, और चौथा ऑप्शन में से इनके अलावा कोई और दे दिया जाता है, और वो आपको ध्यान रखता है। कार्बन के भी जो है 2 प्रमुख समस्थानिक है, एक C612 है और C614 है। क्लोरीन के भी होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। अब आप लोग एक हमेशा क्वेश्चन ध्यान रखोगे कि जब हम क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट लिखते हैं, परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं, वो 35.5 लिखते हैं। उसको लिखना तो या तो 35 चाहिए हमें, या तो 37 लिखना चाहिए, क्योंकि समस्थानिक या तो 35 है या 37 है। लेकिन हम कैसे लिखते हैं कि प्रकृति में क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक तो 35 है, एक 37 है, जिनका जो अनुपात होता है प्रकृति के अंदर जो 3:1 होता है। यानी कि 37 वाले से 35 वाला जो 35 द्रव्यमान वाला जो समस्थानिक है वो 3 गुना ज़्यादा पाया जाता है। और जिस प्रकार से हम फॉर्मूले से जो इसका निकालते हैं तो इसका क्या अपन को आंसर मिलता है 35.5 मिलता है, क्योंकि जो 35 द्रव्यमान वाला है वो 75% पाया जाता है, और 37 द्रव्यमान वाला है वो कितना पाया जाता है 25% पाया जाता है। और जब इनको आप प्लस करोगे तो आपका कितना आएगा 35.5 आएगा। तो इसलिए आप क्वेश्चन का जब आपको पूछ ले कि किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, तो परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणु के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि अगर कार्बन के 3 समस्थानिक है तो 3 समस्थानिक कितने पाए जाते हैं प्रकृति के अंदर, और उन सभी का औसत निकाल कर फिर हम बताएंगे कि कौन सा जो है वो इसका परमाणु भार रहेगा। अपन ये कहते हैं कि कार्बन का जो परमाणु भार है वो C612 होता है, तो 14 वाले का हमने लिया ही नहीं, क्योंकि जो कार्बन 14 वाला जो समस्थानिक है वो बहुत कम पाया जाता है प्रकृति के अंदर, उसकी जो मौजूदगी है वो बहुत कम होती है, इसलिए हम लोग जो है इसको ही मानते हैं, क्योंकि इसका औसत के अंदर कोई योगदान नहीं होता। समस्थानिकों के कुछ प्रयोग भी होते हैं, समस्थानिक यूज होते हैं, कहाँ का यूज होते हैं, तो यूरेनियम का जो समस्थानिक है उसका काम होता है एटॉमिक रिएक्टर, जो परमाणु भट्टी होती है वहाँ ईंधन के रूप में यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार के अंदर जो है वो कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। और एक जो घेंगा रोग होता है, ग्वाइटर रोग होता है, उसके इलाज में हमें जो है आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। तो ये पॉइंट तीनों ध्यान रखेंगे, आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग घेंगा रोग के इलाज में, कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के इलाज में, और यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है परमाणु भट्टी में किया जाता है। और समस्थानिक के द्वारा हम ऐसे एक और तत्व होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं समभारिक। नाम से पता चल रहा है सम से समान हो जाएगा, भारिक यानी कि भार। ऐसे परमाणु या फिर ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार बराबर होता है, तो परमाणु अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों जिनकी परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें समभारी कहा जाता है। और उदाहरण मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आज और बता देता हूँ कि कैल्शियम और ऑर्गन याद कर सकते हो आप। कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होती है 20 होती है, और ऑर्गन की परमाणु संख्या 18 होती है। दोनों की परमाणु संख्या तो अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, दोनों का परमाणु भार 40 होता है। तो ये दोनों ऑर्गन और कैल्शियम क्या है, ऑर्गन और कैल्शियम क्या है, समभारिक है। उसके बाद दोस्तों हमने पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, और एक बार आप अगर देखना चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने परमाणु के बारे में पढ़ा। परमाणु की संरचना से पहले हमने ये पढ़ा कि परमाणु के 3 अवपरमाणु कणों के बारे में। तो पहला अवपरमाणु कण जो था उसका नाम हमने क्या रखा था, इलेक्ट्रॉन रखा था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। उसके बाद प्रोटॉन की खोज जो है वो ई गोल्डस्टीन ने की थी, किसके द्वारा, केनाल किरणों के द्वारा। और उसके साथ ही उसके बाद हमने पढ़ लिया था कि जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु मॉडल की बात की जाए तो 3 प्रमुख परमाणु मॉडल है जो हमारे क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे साइंस के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा जो है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने बताया था कि परमाणु जो एक केक के जैसा होता है, धनावेशित गोला होता है, और उसके अंदर जिस प्रकार से जो ड्राई फ्रूट बिखरे होते हैं वैसे ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनका अंदर उनका जो आवेश होता है वो समान होता है। उसके बाद दूसरा जो परमाणु मॉडल दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु जो है बिल्कुल पूरा खाली होता है, उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसकी नाभिक में होता है, और नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, और नाभिक उनका जो आवेश होता है दोनों का समान होता है, ताकि जो है परमाणु स्थायी रह सके।
और इस प्रयोग के लिए उन्होंने जो है अल्फा कणों की बौछार करवाई थी सोने की पन्नी पर। फिर उन्होंने एक और बात बता दी कि नाभिकीय मॉडल जो उन्होंने दिया था रदरफोर्ड ने, जब उन्होंने बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं परमाणु के अंदर वो एक वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, और वो वही बात उनकी गलत हो गई थी कि वृत्ताकार अगर पथ में घूमेंगे तो उनकी ऊर्जा की कमी होगी, ऊर्जा की कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन तो नष्ट हो जाएंगे और परमाणु की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसके बाद जो है बोर ने जो है अपना परमाणु मॉडल दे के बताया था कि जो परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं प्रोटॉन के चारों तरफ, तो एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं जिसको उन्होंने कहा था ऊर्जा स्तर। और जब वे अपनी ऊर्जा स्तर के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो उनके अंदर ऊर्जा की हानि नहीं होती। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का विस्तारण या वितरण किस प्रकार से होता है, उस प्रकार जो है उनके बारे में किसने बताया था, बोर और बरी ने बताया था। बोर और बरी ने बताया था कि जब अपने ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं तो उनके ऊर्जा स्तरों के अंदर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। यानी कि पहले ऊर्जा स्तर के अंदर कितनी होगी, 2 होगी, दूसरे के अंदर 8 होगी, तीसरे के अंदर 18 होगी, चौथे ऊर्जा स्तर के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 32 होगी। उसके बाद जो है उन्होंने ये बताया था कि जो बाह्यतम कोश है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और उसके बाद तीसरा उन्होंने नियम बताया था कि जब आप इलेक्ट्रॉनों का वितरण करो तो ऐसे करो कि जब तक पहला कोश पूरी तरीके से नहीं भर जाए तब तक दूसरे कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करेंगे। उसके बाद हमने जो है संयोजकता पढ़ी। संयोजकता क्या होती है कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश के अंदर जो जितने इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरण करने के लिए होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या साझेदारी होती है, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। और उसके बाद हम लोग जो है समस्थानिक और समभारिक परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को पढ़ा था। प्रोटॉन की संख्या को द्रव्यमान परमाणु संख्या कहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। समस्थानिक हमने पढ़े, समस्थानिक वो होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। क्लोरीन के भी 35 और 37 द्रव्यमान वाले 2 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के भी 12 और 14 जो है परमाणु द्रव्यमान वाले 2 समस्थानिक होते हैं। फिर हमने समभारिक पढ़ा, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु भार बराबर हो लेकिन उनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो, उनको हम समभारिक कहते हैं। और ऐसे तत्वों का उदाहरण हमने जो है ऑर्गन और कैल्शियम लिया था। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है, ऑर्गन की 18 है, लेकिन दोनों का परमाणु भार कितना है, 40 है सॉरी। तो हमने समभारिक पढ़े थे और उसी के साथ हमने जो है पूरा का पूरा अपना चैप्टर क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।